नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और होली पर हमारा खास शो कमोडिटी के गुलाल हरा या लाल, इसमें आपका स्वागत है। और इस शो में हम चर्चा करेंगे कि होली के मौके पर क्या कमोडिटी मार्केट की तस्वीर रंगीन होने वाली है, आपके लिए किस तरह से कमाई के मौके बनेंगे और क्या होली के बाद कमोडिटी का मार्केट और रंगारंग होने वाला है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं आज इस खास चर्चा में। हमारे साथ हैं किशोर नारने मोतीलाल ओसवाल के, हमारे साथ सुनंद सुब्रमण्यम हैं चॉइस ब्रोकिंग के और जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप तीनों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी होली अच्छी रहे, सेफ होली आप खेलें और आपका जीवन, आपका पोर्टफोलियो रंगों से सरोबार रहे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत होगी गोल्ड से। और हमने ये नाम इसलिए दिया है कि कमोडिटी का गुलाल हरा या लाल, मतलब ये कि दोनों तरह का एक्शन कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों में दिखा है, तेजी का भी और मंदी का भी, और दोनों तरफ लोगों ने ट्रेड करके पैसा कमाया है। तो क्या आगे भी यही ट्रेंड जारी रहेगा या आगे कोई एक रंग ज्यादा चढ़ेगा कमोडिटी मार्केट पर, चाहे वो हरा हो या लाल हो, इसी पर हम बात करेंगे। और गोल्ड से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड का मार्केट लगातार दायरे में फंसा हुआ है। 45,000 के ऊपर गोल्ड की तेजी टिक नहीं पाती है और 45,000 के नीचे कोई बड़ी गिरावट भी नहीं आ रही है। तो मतलब ये कि मार्केट ने एक दायरा बनाया है और उसी दायरे में पूरी तरह से गोल्ड का मार्केट फंस चुका है। हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 11,000 रुपए तक दाम गिरे हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट बिल्कुल एक रेंज में फंस चुका है। तो किशोर जी, आप बताएं सर, कौन सा रंग ज्यादा चढ़ेगा गोल्ड पर, हरा या लाल? मृत्युंजय, मतलब होली मार्केट के लिए कुछ ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। ठीक है, एग्री कमोडिटीज फैक्ट्री 700 के आसपास का जो लेवल है, आई थिंक ये रेंज के अंदर आपको गोल्ड ट्रेड करने के लिए मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे न्यूज फ्लो का लेकर चलेगा, बट एज ऑफ नाउ कोविड का जो कंसर्न्स है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स और जो इंटरेस्ट रेट में जो स्पेशली जो तेजी देख रहे हैं, खास करके जो यूएस का 10 ईयर जीसेक में जो यील्ड्स में, आई थिंक वो कहीं ना कहीं इसको नीचे खींच रहे हैं। तो आई थिंक ये जो पुश एंड पुल फैक्टर्स दोनों साथ चल जाएगा। हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी रेंज में रहेगा। हमारा कहने का मकसद ये नहीं है, जब हम होली पे शो कर रहे हैं किशोर जी, होली का मौका है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि होली का गोल्ड और सिल्वर के एक्शन से, रिएक्शन से कोई संपर्क सीधा है, ये हम भी नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ होली के मौके पर आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कौन सा रंग ज्यादा अभी चढ़ेगा गोल्ड के ऊपर आने वाले समय में, हरा या लाल। तो अब आप बताएं जरा जिगर कि आपके हिसाब से गोल्ड में क्या रहने वाला है, क्योंकि मार्केट मतलब पूरी तरह से रेंज बना चुका है और उस रेंज से मार्केट बाहर नहीं जा पा रहा है। तो जो लोग मान लीजिए ट्रेड लेना चाहते हैं थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में, उनके लिए क्या अभी जो लेवल हम देख पा रहे हैं गोल्ड का, क्या इस लेवल पे एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए बाइंग का मौका आप देख रहे हैं या अभी अवॉइड किया जाए, पोजिशनल ट्रेड में भी कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है? आपका क्या मानना है? गुड इवनिंग मृत्युंजय, जो ये शो का टाइटल है हरा या लाल, कौन सी कमोडिटी, तो गोल्ड के लिए मैं बात करूं, हरा रंग यहाँ पे चढ़ सकता है। आगे जाके हो सकता है कि यहाँ से शायद 500,000 पॉइंट का डिप मिले भी सही, लेकिन फिर भी इस लेवल के आसपास जो ज्वेलरी बाइंग आएगा इंडिया से, आई थिंक गोल्ड के लोग मैं काफी पॉजिटिव हूँ। ऑफकोर्स 56,100 200 जो ऑल टाइम हाई हमने देखे थे वो शायद वापस से हम अचीव ना करें 2021 में, लेकिन 45,000 के जो प्राइसेस है जून कॉन्ट्रैक्ट में, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी के 45 वाला 48 49,000 2 या 4 महीनों में आ सकता है। सो मेरे हिसाब से होली के त्योहार के अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड में हरा रंग चढ़ सकता है। नेक्स्ट वीक विल बी ट्रंकेटेड वीक, हॉलीडेज काफी सारे आ रहे हैं मंडे एंड फ्राइडे, लेकिन फिर भी अगर जून कॉन्ट्रैक्ट 44,900 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 44,700 का स्टॉप लॉस एंड 45,500 इज टारगेट। ओके ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड पर। आप कह रहे हैं कि गोल्ड पर हरा रंग चढ़ेगा और आपने तेजी की उम्मीद जताई है। सुनंद, आप बताएं आपके हिसाब से अगर मैं पूरे अप्रैल महीने की बात करूं तो पूरे अप्रैल महीने में क्या मार्केट इस दायरे से बाहर निकल पाएगा? आपका क्या मानना है?
देखिए, अगर बात गोल्ड की करें तो गोल्ड अभी भी फ़िलहाल बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट में दिख रहा है। ख़ासकर को उतना ज्वेलरी बाइंग इतना देखने को मिला था। कई सारे स्पॉट ट्रेडर्स ने भी बा ये चर्चा की ही थी कि हालाँकि एकदम पीक फेस्टिव डिमांड हमें देखने को मिलेगा और मैरिज सीज़न का जो डिमांड जो यूजुअली जून-जुलाई में चालू होता है, वहाँ पे ही देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो उतना देखने को नहीं देख सकते। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि यही टाइम पे कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी पैनिक था। लेकिन जो सेकंड वेव और थर्ड वेव चल रहा है इंडिया में और यूरोपियन कंट्रीज में, दिस टाइम द वर्ल्ड इज वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। तो ये वेल प्रिपरेशन की वजह से मैं गोल्ड में ज़्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अपसाइड में। तो मेरा मानना है कि 4500 46,000 के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगा और जून कॉन्ट्रैक्ट में भी उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और बात अगर अगले नेक्स्ट वीक की करें थे होली के टाइम पे, तो होली के टाइम पे भी मैं किशोर सर से मैं सहमति रखता हूँ। मेरा भी एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड गिरावट देख सकते हैं 43,800 के आसपास में। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है। एक और खास बात है कि यूरो का जो इकोनॉमिक समिट है वो भी आते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में हालांकि नियर टर्म सेंटिमेंट्स आर शोइंग अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर दैट ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन जो बढ़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स है दे आर स्टिल बुलिश ऑन देयर इकोनॉमिक आउटलुक दैट ग्लोबल मार्केट्स और यूरोपियन यूनियन यूएस में भी काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन फैक्टर ऑलरेडी पहले बात हो चुकी है, तो उसके देखते हुए मैं नीचे 43,800 तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन सेलिंग की तरफ रहेगी 44,700 के आसपास सेलिंग करके और 45,200 4500 के स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ओके, तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं आने वाली है, कि रेंज ही मार्केट का रहेगा। थोड़ा बहुत अपसाइड आ जाए तो आप एक पर्टिकुलर लेवल के साथ भले ही आप ट्रेड कर लें, लेकिन आप किसी बड़ी तेजी के इंतजार में फिलहाल महीने 2 महीने ना रहें। ये बात बिल्कुल ठीक भी लग रही है, क्योंकि हालात जिस तरह से हैं, जिस तरह से बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है और जिस तरह से आर्थिक हालात दुनिया के बने हैं, ऐसे में गोल्ड में क्रिप्टो करेंसी में बड़े पैमाने पर पैसा जा रहा है, तो ये सब हालात ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। चांदी की चमक को लेकर किशोर जी आपका क्या व्यू है? क्योंकि चांदी में भी हमने एक उतार चढ़ाव का माहौल बनता हुआ देखा है और रिकॉर्ड स्तर से चांदी में भी ठीक ठाक गिरावट आई है, करीब 12,000 रुपए की। क्या लगता है आपको चांदी में? क्या चांदी में भी अभी एक रेंज का ही ट्रेड हम देख पाएंगे, या चांदी की चाल गोल्ड के मुकाबले कुछ अलग होने वाली है? बताइए, थोड़ा बहुत एक्चुअली यहाँ पे एक स्लाइटली पॉजिटिव बायस हो सकता है गोल्ड से कंपैरेटिवली। आपको एक करेक्टिव रैली मिल सकता है यहाँ पे। और इंडियन मार्केट्स में अगर देखें तो मेरे हिसाब से 65,200 से लेकर 64,150 160 तक भी आपको डाउन साइड में, दीज आर द गुड बाइंग लेवल्स में। मतलब 64,150 से लेकर आपको 65,200 के बीच में मुझे बाइंग लेवल लगता है। और आपको आई थिंक 68,500 68,700 तक भी अपसाइड जगह है। तो मैं नीचे में इसको खरीदारी करके चलना पसंद करूंगा रादर देन बिकवाली करें, बिकॉज एक साइड आपको बेस मेटल में रैली कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा बहुत इन्वेंट्रीज का सिचुएशन भी सुधर रहा है, बट अभी भी डिमांड साइकिल अभी भी जारी है। और अगर आप चाइना का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो वो सब आई थिंक बेस मेटल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मेरे हिसाब से चांदी के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, तो मैं नीचे में खरीदारी करना चाहता हूँ। कितने नीचे में सर? कितना भाव गिरेगा जो आप खरीदेंगे और बेचेंगे कहां पर? आई थिंक 64,100 65,200 के बीच में कहीं पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और बेचेंगे कहां सर? टारगेट क्या रखें? 68,700। ओके, 700। तो 68,700 के टारगेट के लिए आप चांदी में बाइंग कर सकते हैं। ये राय किशोर जी की है। आप बताएं जिगर, चांदी की चमक आपको कैसी लग रही है? क्या चांदी की चमक कुछ और बढ़ती हुई दिख रही है, जो बात किशोर जी कह रहे हैं, या आपकी राय कुछ अलग है और आपका व्यू कुछ अलग है चांदी के ऊपर? Correct, Mrityunjay. I'll go with the same view. In fact, current level पे भी I'm quite confident going long in silver. Silver में 65,000 के आसपास अगर मिलता है, one should go long. 64,700 stop loss and 65,600 ये next week के लिए टारगेट रहेगा। So overall sentiment यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा सिल्वर का, चाहे वो बुलियन से सपोर्ट मिले या बेस मेटल से, but the sentiment will be positive in silver. ओके, आपको भी पॉजिटिव लग रहा है सुनंद, सेंटीमेंट चांदी का?
बात मेरा सेंटिमेंट चांदी नेक्स्ट वीक के लिए तो मैं थोड़ा सा अभी भी मैं वीक एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। हालांकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स तो पॉजिटिव ही है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सपेक्टेंसी है कि ग्रोथ रेट में एक्सपेक्ट करेंगे, और जैसे कल का जीडीपी ग्रोथ रेट भी काफ़ी पॉजिटिव था, तो लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट्स में पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट मैं नेक्स्ट वीक के लिए तो मैं थोड़ा सा मैं अभी भी बेरिश हूँ, और मेरा रिकमेंडेशन सेलिंग रहेगा। बट सेलिंग में थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट पे ही देना चाहता हूँ, जहाँ पे इन लोग ने टारगेट लेवल्स दिया था। सो 65-200 के आसपास मैं सेलिंग रिकमेंडेशन दूंगा, स्टॉप लॉस 65-700 के आसपास रख के, और टारगेट 64,000 के 200 के आसपास में टारगेट रखना चाहता हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन सेलिंग के आसपास रहेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए तो वीक है, लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए भी शायद पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, तो मतलब राय अलग अलग नहीं है, मतलब आप ये कंफ्यूज ना हो कि सुनंद ने अगले हफ्ते के लिए बिकवाली की कॉल दे दी है। किशोर जी और जिगर जी का कहना है कि आगे तेजी के हालात हैं, लेकिन हाँ सुनंद कह रहे हैं कि अगले हफ्ते कुछ दाम और बढ़ जाए तो वहां पर बेचना चाहिए। नेक्स्ट वीक के लिए उनका टारगेट सेलिंग मतलब उनका व्यू सेलिंग का है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं क्रूड की, और क्रूड का मार्केट आप देखिए बहुत दिलचस्प हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त उठापटक हमने क्रूड की कीमतों में देखी है। 5% की तेजी तो अगले दिन 5% की मंदी, इस तरह की हलचल हमने क्रूड में देखी है। दो खबरें क्रूड मार्केट में एक साथ चल रही हैं। एक तो ये कि जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ रही है, उससे क्रूड की डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई, जिससे दाम कम हुए। लेकिन जब दाम कम हुए, इसी बीच में खबर आ गई कि स्वेज नहर में जो जहाज अटका, जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम आया, उससे ये आशंका जाहिर की जाने लगी कि कच्चे तेल की सप्लाई में बड़ी गिरावट आ सकती है, और एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 1,30,00,000 बैरल सप्लाई घटने की आशंका जताई गई, क्योंकि बस 10 बड़े ऑयल टैंकर वहां पर फंसे हैं। इस बात की आशंका जाहिर की गई। इन दोनों खबरों ने अलग अलग हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे किया। लेकिन किशोर जी, अब मैं जानना चाहता हूं कि यहां से जो मार्केट के आगे की चाल होगी वो किस खबर के आधार पर होगी? डिमांड घटने की खबर के आधार पर, या सप्लाई को लेकर जो चिंता है उसके आधार पर? नितिन जी, आई थिंक डिमांड को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है मार्केट में। एक्चुअली क्या है कि कोरोना का जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो है, जो स्प्रेड का जो इसका रफ्तार है, तो इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो रिस्टोर होने के लिए जो समय हम लोग पहले सोच रहे थे कि मिड 2021 के आसपास का आपका चालू हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता है कि 2021 के अंत तक वो पूरी तरह से चालू नहीं हो पाएगा। तो एक डिमांड साइड का फैक्टर वहाँ पे है। दूसरे ये कि आपका हीटिंग ऑयल एंड डिस्टिलेट्स एंड स्पेशली जो ड्राइविंग सीजन है, जो टिपिकल समर इज अ ड्राइविंग सीजन, आई थिंक वहाँ पे भी जो इंक्रीमेंटल डिमांड ग्रोथ ओपेक एक्सपेक्ट कर रहे थे, खास करके सऊदी, उनके आईपीओ के बल पे उन लोग बोल रहे हैं डिमांड रिवाइवल है, बट मुझे नहीं लगता है कि डिमांड रिवाइवल हो सकता है। सेकंड थिंग इज ऑन द सप्लाई साइड। जैसा आपने बताया कि जो सुएज कैनाल का जो ब्लॉकेज है, खास करके जो जहाज अटक गया वहां पे, तो वो अगर 2-3 हफ्ता अगर चल जाएगा, मुझे नहीं लगता है चलेगा, बट मेरे हिसाब से अगर 1 हफ्ता भी अगर चला तो इन्वेंट्रीज जो है, ओईसीडी इन्वेंट्रीज हो सकता है, सो अदर डेवलपिंग मार्केट्स में इन्वेंट्रीज कम हो जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में एक स्पाइक देख सकते हैं। आज जो तेजी आप देख रहे हैं वो भी सेंटिमेंट की वजह से, और थोड़ा सा जो मार्केट में जो नर्वसनेस उसके वजह से हम लोग ये तेजी देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट है, बट शॉर्ट टर्म में बिल्कुल तेजी है। जब तक ये क्राइसिस हटेगा नहीं सुएज कैनाल वाला, तब तक आपको थोड़ा सा तेजी करने के लिए मिल सकता है। हम बात कर रहे थे कच्चे तेल की। जिगर, अब आप बताएं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूड का मार्केट आपको अभी कैसा लग रहा है, और क्या ट्रेड लिया जाए इसमें? नितिन जी, मुझे टेक्निकली लग रहा है अब्दुल वायदा अगर 4350 के आसपास मिलता है फॉर नेक्स्ट वीक, वन कैन गो लॉन्ग 4300 के स्टॉप लॉस से 4450 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। कि नेक्स्ट वीक ऑल्सो जॉइंट टेक्निकल कमेटी की मीटिंग है एंड ओपेक की मंथली मीटिंग भी है। सो मार्केट का फोकस वहां पर रहेगा, लेकिन जो भी आजकल मार्केट की वोलेटिलिटी है, मार्केट के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, so I think it's supporting crude prices. So of course we have seen 5% plus, then 6% minus, again 5% plus. ऐसी मूवमेंट डेली बेसिस पे देखी है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट मुझे यहाँ पॉजिटिव लग रहा है। किसी भी हाल में मुझे $50-52 का ब्रेक होता है वो नहीं लग रहा है। सो आई एम पॉजिटिव इन क्रूड ऑयल। सो फॉर नेक्स्ट वीक ऑल्सो वन कैन गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल। ओके, सुनंद, आपका व्यू क्रूड पर? मेरा भी थोड़ा क्रूड में थोड़ा सा हटके रहेगा। यहाँ पे भी क्रूड मेरा मानना है अभी भी थोड़ा सा वीकनेस बनते हुए
मिल सकता है। हालांकि नेक्स्ट वीक में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल डिमांड की बात करूँ तो अभी भी थोड़ा सा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक तक ये स्लगिशनेस कंटिन्यू रहेगा और मेरा रिकमेंडेशन सेलिंग के आसपास रहेगा 4375 के आसपास सेलिंग करके 4200 तक का डाउनसाइड टारगेट रखते और 4480 के आसपास अपसाइड पे सपोर्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे सेलिंग की तरफ रहेगा। चलिए, ओके ठीक है। एग्री मार्केट की अब हम बात कर लेते हैं कि एग्री मार्केट में आगे हरियाली रहेगी या एग्री मार्केट में कुछ गिरावट की संभावना है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्शन हमने एग्री काउंटर में भी हाल के दिनों में देखा है। और सुनंद, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऑयल सीड का कॉम्प्लेक्स और चना, ये दो ऐसे काउंटर हैं जहां पर बड़ा एक्शन हमने देखा है। अब यहां पर सोयाबीन और चने की चाल आगे क्या होने वाली है? देखिए, अगर पहले सोयाबीन की बात करूँ तो सोयाबीन में तो कई पिछले हफ्तों से मैं कई दिनों से मैं कह रहा हूँ कि बुलिश मोमेंटम है और अभी आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेशंस ये है कि आने वाले हफ्ते में भी ऊपर जाएगा। एक बात है कि होली सीजन के बाद ज़्यादा प्रोक्योरमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, तो जिस वजह से मार्केट में खरीदारी बन के बहुत मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरा रिकमेंडेशन खरीदारी की रहेगी 5750 के लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 5630 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके और 6000 के आसपास में टारगेट एक्सपेक्ट करता हूँ। 6200 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में, अगर अर्जेंटीना में ऐसे ड्राइनेस चलता रहा और हालांकि अर्जेंटीना अप्रैल मंथ में हार्वेस्टिंग चालू करेगी और वहां पे रिपोर्ट्स डिले हो गया तो हो गया। और दूसरी बात है चना में नेक्स्ट वीक नाफेड ने एक टारगेट दिया है कि 32 लाख का प्रोक्योरमेंट हो सकता है मेट्रिक टनीज पे, तो उस वजह से मार्केट में अच्छा खरीदारी का मौका बनते दिखाई दे रहा है। तो 4800 के आसपास एक डिप मिलते हुए वहां पे खरीदारी करके 4600 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 5200 पे आप अपसाइड टारगेट रख सकते हो चना अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, सोयाबीन में आपको भी तेजी लग रही है जिगर? जी बिल्कुल मृत्युंजय, स्पॉट में स्टॉक भी कम है एंड एक्सपोर्ट डिमांड भी है सोयाबीन की। ऑल टाइम हाई के पास प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं एनसीडीएक्स में। सोयाबीन अगर अप्रैल वाइज 50-100 के आसपास मिलता है, गो लॉन्ग 5760 स्टॉप लॉस एंड 5900 इज टारगेट। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका, सुनंद आपका, किशोर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट कैसा रहने वाला है। और होली के मौके पर हम ये शो कर रहे हैं, तो क्या आगे कमोडिटी मार्केट की तस्वीर कुछ रंगीन होने वाली है, क्या एक्शन यहाँ पर बढ़ने वाला है, और ये हमारे तीनों एक्सपर्ट ने आपको डिटेल में बताया। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।